3 मई बिस्त्रिस। 1 मई शाम 8:10 पर मैं म्यूनिख से चला और अगली सुबह जल्द ही वियना पहुंच गया। वैसे तो मुझे वहां 6:46 पर ही पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ट्रेन पूरा 1 घंटा लेट थी। जैसा कि मैंने ट्रेन की खिड़की से देखा और कुछ वहां की गलियों में घूमकर देखा, तो मैंने जाना कि बुडापेस्ट वाकई में एक बेहद खूबसूरत जगह थी। मैं स्टेशन से ज्यादा दूर जाने में डर रहा था, क्योंकि एक तो ट्रेन वैसे ही लेट थी और दूसरा मुझे अपनी मंजिल के लिए जितनी जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी निकलना था। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम पश्चिम को छोड़कर अब पूर्व में प्रवेश कर रहे थे। डैन्यूब नदी, जो कि यहां पर काफी चौड़ी और गहरी थी, पर पश्चिम में फैले शानदार पुल हमको तुर्किश साम्राज्य की परंपराओं की याद दिला रहे थे। हम एकदम सही वत पर चले थे और सांझ ढले क्लॉसेमबुर्ग आए। यहां मैं रात्रि विश्राम के लिए होटल रॉयल में ठहरा। डिनर में मुझको चिकन का एक लजीज व्यंजन, जिस पर लाल मिर्ची का पाउडर डाला गया था, मिला, जो कि बेहद स्वादिष्ट परंतु तीखा था। जब मैंने वेटर से इसका नाम पूछा तो उसने बताया कि इसको चिकन मिर्ची बोला जाता है। ये यहाँ का राष्ट्रीय व्यंजन है और पूरे कारपेंथियन में ये मुझको हर जगह मिल जाएगा। मेरा जर्मन भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान यहाँ मेरे काफी काम आ रहा था। मैं ये सोच रहा था कि बगैर जर्मन भाषा के ज्ञान के मेरा यहाँ क्या होता। यहाँ आने से पहले जब मैं लंदन में था, तब जब भी मुझे वक्त मिलता तो मैं ब्रिटिश म्यूजियम चला जाता था और ट्रांसिल्वेनिया से संबंधित किताबों और नक्शों को खंगालता रहता था। ये बात मेरे दिमाग में थी कि कुछ पूर्व जानकारी इस राष्ट्र के एक संभ्रांत व्यक्ति से मिलने में मेरी कुछ न कुछ मदद जरूर करेगी। उसने जिस जिले का नाम मुझे बताया था, वो जिला इस देश के सुदूर पूर्व में स्थित था। ये जगह यूरोप के सबसे दुर्गम हिस्से कारपेंथियन पर्वतों के बीच फैले 3 राज्यों ट्रांसिल्वेनिया, मोल्दाविया और बुकोविना की सीमाओं से लगी हुई थी। जैसा कि हमारे यहाँ हर राज्य और हर शहर का एक नक्शा होता है, इस देश का ऐसा कोई नक्शा उपलब्ध नहीं था। इसलिए मुझे ड्रैकुला के महल की कोई निश्चित जानकारी नहीं मिल पाई कि वो कहाँ स्थित है, लेकिन बिस्त्रिस, एक नजदीकी शहर जिसका नाम ड्रैकुला ने बताया था, एक जानी पहचानी जगह थी। यहां मैंने अपनी डायरी में कुछ नोट्स लिखे, जो कि यात्रा संबंधित मेरे वृत्तांतों को मीना को बताने में काम आने वाले थे। मैंने पहले पत्र रखा था कि दुनिया में जितने भी अंधविश्वास हैं, वो सारे के सारे यहाँ कारपेंथियन वासियों द्वारा माने जाते हैं और ये जगह ऐसी कपोल कल्पनाओं को मानने वालों का केंद्र थी। अगर वास्तव में ऐसा था तो मेरी यहाँ की यात्रा बेहद मजेदार होने वाली थी। यद्यपि मेरा बिस्तर बेहद आरामदायक था, परंतु पूरी रात मुझे विचित्र से सपने आते रहे, जिनकी वजह से मैं चैन से नहीं सो सका। जिसका कारण शायद वो कुत्ता रहा हो जो पूरी रात मेरे कमरे की खिड़की के नीचे भौंकता रहा था, या वो गरिष्ठ चिकन मिर्ची जिसको खाने की वजह से मैं पूरी रात पानी पीता रहा था, लेकिन मेरी प्यास फिर भी नहीं बुझी थी। अलबत्ता सुबह के समय मैं गहरी नींद में सोया था और लगातार दरवाजा खटखटाए जाने पर मेरी आंख खुली थी। नाश्ते में मुझे फिर से चिकन मिर्ची, मक्के का दलिया और अंडे व मांस की भुर्जी दी गई, जो कि वाकई लजीज थी। मैंने जल्दी से नाश्ता किया क्योंकि मुझे सुबह की ट्रेन भी पकड़नी थी, जिसका समय 8 बजने से कुछ पहले का था। सारा काम जल्दबाजी में निपटाकर मैं ठीक 7:30 बजे ट्रेन के डब्बे में बैठा ट्रेन के चलने का इंतजार कर रहा था, परंतु ट्रेन ठीक 1 घंटे बाद चली। मुझे ऐसा लगा कि जैसे जैसे आप पूर्व की तरफ जाते हो, वैसे वैसे ट्रेन भी लेट होती जाती है, जैसा कि हिंदुस्तान में होता है। पूरा दिन हम एक ऐसे देश में विचरण करते रहे जो कि हर प्रकार की खूबसूरती से युक्त था। कभी हमको ऊंची पहाड़ियों के ढालों पर बसे हुए छोटे शहर व छोटे छोटे महल दिखाई दिए, जो कि ठीक वैसे थे जिनके बारे में हमने अपनी धार्मिक किताबों में पढ़ रखा था। कभी हम चौड़ी चट्टानों से निकलने वाली नदियों और झरनों के पास से गुजरे। झरने पानी से परिपूर्ण थे और नीचे जाकर सांस पानी की नदियों में तब्दील हो रहे थे। हर स्टेशन पर लोगों के जत्थे मौजूद थे, जो कि कभी कभी एक भीड़ की शक्ल अख्तियार कर लेते थे। इन जत्थों में हर तरह के परिधान से युक्त व्यक्ति मौजूद थे।
जिनमें से कुछ किसानों की भांति लग रहे थे, जो कि ऊंची जैकेट, गोल हैट और घर पर सिले हुए पेंट पहने हुए थे। लेकिन इनके अतिरिक्त जो थे वो देखने लायक थे। महिलाएं भी बेहद प्यारी लग रही थी। जब तुम उनको नजदीक से देखो तब तो और ज्यादा, लेकिन कमर पर वो ज्यादा भद्दी लग रही थी। उन सबकी पोशाक में एक बात आम थी कि उनकी पोशाक पूरी आस्तीन की थी और उनमें से अधिकतर चौड़ी पट्टियों वाली एक बेल्ट पहने हुए थी, जो न जाने मुझे क्यों बैले डांसर्स की याद दिला रही थी। अलबत्ता वो सब नीचे स्कर्ट जरूर पहने हुए थी। सबसे ज्यादा विचित्र लोग जो हमने देखे वो स्लोवाक्स थे, जो कि औरों के मुकाबले ज्यादा जंगली थे। वो सब अपने सर पर बड़े बड़े हैट, कमर से नीचे बेहद ढीली और गंदी सफेद बैगी पेंट, सफेद लिनन की शर्ट और पीतल के बेहद भारी बक्कल वाली चौड़ी बेल्ट धारण किए हुए थे। काले लंबे बाल, काली घनी मूंछें और पिंडलियों तक आते उनके बूटों में फंसी उनकी पेंट देखकर एक बारगी कोई भी डर जाता। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, वो हानिकारक तो कतई नहीं थे। वे केवल अपने परिधान से ही खतरनाक लग रहे थे, परंतु वास्तव में बेहद सौम्य थे और किसी स्टेज पर खड़े बैंड वालों जैसे लग रहे थे। सांझ ढले हम बिस्त्रिस पहुंचे, जो कि बेहद पुरानी और रोचक जगह थी। बुकोविना का सीमावर्ती राज्य होने के कारण ये स्थान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था और निश्चित रूप से इसके निशान यहां देखे जा सकते थे। 50 साल पहले यहां एक भीषण अग्निकांड हुआ था, जिसने यहां भारी तबाही मचाई थी। 17वीं सदी की शुरुआत में इस शहर ने युद्ध की विभीषिका भी झेली थी, जिसके फलस्वरूप युद्ध, सूखा और बीमारियों ने यहां सम्मिलित रूप से 13,000 लोगों की जान ली थी। यहां आने से पहले काउंट ड्रैकुला ने मुझे गोल्डन क्राउन होटल में ठहरने का निर्देश दिया था। जैसा कि अपेक्षित था, यह होटल भी बिल्कुल पुराने ढंग का बना हुआ था। यहां मेरे आगमन की स्पष्ट रूप से प्रतीक्षा हो रही थी, क्योंकि जैसे ही मैं होटल के द्वार के नजदीक पहुंचा, मेरा सामना एक लाल चेहरे वाली वृद्ध महिला से हुआ, जो कि वही खास पोशाक, सफेद अंतवस्त्र, एक लंबा द्वितरपा एप्रन और बेहद कसा हुआ गाउन पहने है थी। जैसे ही मैं उसके नजदीक पहुंचा, उसने झुककर मुझे नवाजिश दी और बोली, आ गए तुम? हां, मैंने भी जवाब दिया, जोनाथन हार्कर। वो मुस्कराई और सफेद शर्ट पहने हुए एक वृद्ध आदमी से कुछ बोली, जो कि दरवाजे तक उसके साथ आया था। वो अंदर गया और तुरंत ही एक तत् को थामे हुए वापस लौटा। मेरे मित्र, कारपेंथिन्स में तुम्हारा स्वागत है। मैं बेहद आतुरता से तुम्हारी आमद का इंतजार कर रहा हूं। आज रात आराम करो। कल 3 बजे बुकोविना के लिए तुम्हारी यात्रा प्रारंभ होगी। बोर्गो दर्रे के नजदीक मेरी गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी और तुमको मेरे पास लेकर आएगी। मैं आशा करता हूं कि लंदन से यहां तक कि तुम्हारी यात्रा सुखद रही होगी और मेरी इस खूबसूरत जगह पर तुमको असीम आनंद की अनुभूति हो रही होगी। तुम्हारा मित्र ड्रैकुला। 4 मई मैंने पाया कि होटल के मालिकान के पास ड्रैकुला द्वारा भेजा गया एक और तत् है, जिसमें उसने मुझको गाड़ी में अच्छा स्थान दिलाने का निर्देश दिया है, परंतु मेरे द्वारा पूछने पर उन्होंने एक चुप्पी लगा ली और ऐसा बहाना किया जैसे कि वो मेरी जर्मन भाषा को समझ नहीं पा रहे थे, जो कि कतई मुमकिन नहीं था, क्योंकि अब तक तो वो मेरी भाषा को साफ तौर पर समझ रहे थे। कम से कम जैसा उन पर आ रहा था, वो वैसा जवाब तो दे पा रहे थे। वृद्ध आदमी और उसकी पत्नी, जिन्होंने होटल में मेरा स्वागत किया था, एक दूसरे की तरफ भयभीत अंदाज में देख रहे थे। उन्होंने अस्पष्ट शब्दों में बताया कि होटल और गाड़ी का किराया एक तत् में भेजा जा चुका है और इसके अलावा उनको इस बारे में कुछ नहीं मालूम। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वो काउंट ड्रैकुला के बारे में कुछ जानते हैं या वो उसके महल के बारे में मुझे कुछ बता सके, तो वृद्ध और उसकी पत्नी की आंखों में एक अजीब किस्म का भय दिखाई दिया और उन्होंने बताया कि वो ड्रैकुला या उसके महल के बारे में कुछ नहीं जानते और इस बारे में उन्होंने आगे कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। मेरी वहां से रवानगी का समय नजदीक आ चुका था, इसलिए इस बाबत किसी और से पूछताछ करने लायक समय मेरे पास मौजूद नहीं था। कुल मिलाकर
ये सब बहुत रहस्यमय और चिंतित करने वाला था। मेरी वहां से रवानगी से कुछ देर पहले वो वृद्ध महिला मेरे कमरे में आई और बेहद उन्मत्त लहजे में बोली, मत जाओ वहां मेरे बेटे, मत जाओ वहां। कहते समय वो इतनी उत्तेजित थी कि जितनी जर्मन भाषा वो जानती थी वो भी उसकी क्षेत्रीय भाषा के साथ मिश्रित हो रही थी, जिससे उसके द्वारा कहा गया एक भी शब्द मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। मैंने भी उससे कई प्रश्न किए पर वो जवाब देने के काबिल नहीं लग रही थी। जब मैंने उससे कहा कि मुझे वहां तुरंत ही जाना है और मेरी वहां एक व्यापार के सिलसिले में बात होने वाली है, तो उसने मुझसे पूछा, क्या तुमको पता है कि आज कौन सा दिन है? जवाब में मैंने बताया कि आज 4 मई है, तो उसने अपनी गर्दन इंकार में हिलाई और दोबारा बोली, हाँ मुझे पता है कि आज 4 मई है, लेकिन आज है क्या? मेरे इतना बताने पर कि मैं उसके प्रश्न को समझ नहीं पाया, उसने अब की बार मुझसे पूछने की बजाय मुझे जवाब देना ज्यादा उचित समझा और बोली, आज सेंट जॉर्ज डे है। क्या तुमको पता है कि आज की रात जब घड़ी की सुइयां 12 पर आती है तो पूरी दुनिया की काली शक्तियां अपने पूरे शबाब पर होती है? क्या तुमको पता है कि तुम कहां और किसके पास जा रहे हो? कहते हुए वो इतना विचलित थी कि उसको मेरा लाख समझाना भी ढाक के 3 पात साबित हुआ और अंततः उसने अपने घुटनों के बल झुककर मुझसे वहां न जाने की भीख मांगी। कम से कम 1 या 2 दिन तक तो उसने मुझे इंतजार करने को कहा। भले ही ये सब हास्यास्पद था, परंतु अब मैं भी बेचैनी महसूस करने लगा था। लेकिन व्यापार था जो कि पूरा करना था और मैं नहीं चाहता था कि इस व्यापार में कोई विघ्न आए। मैंने उसे ऊपर उठाया और जितना विनम्र होकर कह सकता था उतना विनम्र होकर कहा, आपका चिंता करना लाजिमी है, परंतु मेरा काम भी बेहद जरूरी है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। उसने अपनी आंखें पोंछी और अपने गले से एक क्रॉसनुमा लॉकेट उतारा और मुझे सौंप दिया। मुझे नहीं पता था कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, परंतु एक धार्मिक अंग्रेजी परिवार में पैदा होने के नाते मुझे बचपन से ही ऐसी चीजों का सम्मान करना सिखाया गया था और एक अनजान वृद्ध महिला द्वारा दी गई इस भेंट को लौटाना भी अभद्र प्रतीत होता। उसने शायद मेरी मनोस्थिति को भांप लिया था, इसलिए उसने वो लॉकेट मेरे गले में पिरो दिया और कहा, तुम्हारी मां के लिए। और इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। अपनी डायरी का ये हिस्सा मैं अपनी गाड़ी का इंतजार करते हुए लिख रहा हूं, क्योंकि गाड़ी अभी आई नहीं है और लॉकेट अभी भी मेरे गले में पड़ा हुआ है। चाहे ये वृद्ध महिला का डरावना व्यवहार हो या इस जगह की भूतहा परंपराएं या मेरे गले में पड़ा हुआ लॉकेट, मुझे नहीं पता कि वास्तव में क्या वजह थी, लेकिन अब मैं भी अंदर से डरा हुआ था, जो कि मेरे लिए बिल्कुल नई बात थी। अगर मेरे से पहले मीना तक ये डायरी पहुंचे तो मीना के लिए ये डायरी मेरी तरफ से बतौर अलविदा समझी जाए। गाड़ी आ चुकी है। 5 मई ड्रैकुला महल भोर की लालिमा अब जा चुकी थी। सुदूर क्षितिज में सूरज अपनी शैशवावस्था से जवानी की दहलीज में कदम रख चुका था। पहाड़ों पर स्थित पेड़ों के पीछे सूरज आंख में चौली सी खेल रहा था। मैं उनींदा नहीं हूं, क्योंकि यहां मेरी नींद में खलल डालने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं नींद आने तक लिखने वाला हूं। बहुत कुछ लिखना बाकी है और जो इसे पढ़ेंगे वो शायद ये भी जानने को उत्सुक हो कि बिस्तरिस छोड़ने से पहले मैंने अच्छे से डिनर लिया था या नहीं, इसलिए मैं पहले ये बताऊंगा कि मैंने डिनर में क्या खाया था। मैंने जो खाया था वो उसे रॉबर स्टीक कहते थे, जो एक खास प्रकार का व्यंजन था और सुअर और भैंस के मांस की कतलियों को प्याज और लाल मिर्च के पेस्ट में लपेटकर लोहे की सलाइयों में पिरोकर हल्की आंच में पकाकर तैयार किया जाता था। इसके साथ एक विशेष प्रकार की शराब भी थी जिसका स्वाद कसैला था, लेकिन वो फिर भी पीने लायक थी। मैंने इस शराब के केवल 2 ही पैक पिए थे। जब मैं अपनी गाड़ी में पहुंचा तो ड्राइवर अपनी सीट पर नहीं था। मैंने उसे होटल की मालकिन से बात करते हुए देखा। वो स्पष्ट रूप से मेरे ही बारे में बातें कर रहे थे। यदाकदा वो मेरे ऊपर एक नजर भी डाल लेते थे। कुछ लोग जो दरवाजे के बाहर बेंचों पर बैठे थे, उन्होंने भी सुनकर मेरे ऊपर एक निश्चल दयालुपूर्ण भाव से दृष्टिपात किया। मैं इतनी दूर से भी कई सारे शब्दों को
जिनमें से कई को वो लोग अक्सर दोहरा रहे थे, सुन पा रहा था। क्योंकि वहां कई सारे इलाकों के वाशिंदे मौजूद थे, इसलिए मैंने अपनी बहुभाषी डिक्शनरी निकाली और उन शब्दों पर गौर किया। उन सब के विचार मेरे बारे में कतई उम्मीदजनक नहीं थे। उन शब्दों में से कई का मतलब ओर्डोग, शैतान, पोकोल, नर्क, स्त्रेगोइक, जादूगरनी, व्रोलोक और वुल्कोस्लक, दोनों शब्दों का एक ही मतलब था, नरभेड़िया। एक ऐसा प्राणी जिसका सिर भेड़िया का एवं शरीर इंसान जैसा होता है। अथवा वैम्पायर, एक राक्षस जो रात को लोगों का खून पीता है। जब हम चलने वाले थे तो लोगों की पूरी भीड़ दरवाजे के अंदर इकट्ठी हो गई थी और उन्होंने अपने खड़े होने के अंदाज से एक विशेष प्रकार की आकृति बनाई, जो कि एक बड़ा सा क्रॉस थी, और मेरी तरफ 2 उंगलियां उठाई। ये सब देखकर मेरे जिस्म में एक अजीब सी सिहरन पैदा हो गई। कुछ मुश्किल से ही सही, लेकिन मुझे कुछ सहयात्रियों ने बताया कि इस सब का क्या मतलब था। पहले तो वो मुझे जवाब देने में हिचकिचाए, पर जैसे ही उनको पता चला कि मैं एक अंग्रेज हूं, उन्होंने मुझे बताया कि ये प्रथा शैतान की बुरी नजरों से बचाने के लिए एक रक्षा कवच है। एक अज्ञात स्थान की यात्रा करने से पूर्व और एक अनजान इंसान से मिलने से पूर्व ये मेरे लिए अच्छा संकेत नहीं था, लेकिन यहां हर कोई इतना दयालु, इतना नर्मदिल और मेरा इतना तरफदार था कि इन सारे संकेतों और घटनाओं को मैंने कान पर से मक्खी की तरह उड़ा दिया। यद्यपि मैं दरवाजे के अंदर वाले दृश्य को, जहां उन सब लोगों ने एक क्रॉस का निशान बनाया था, ताजिंदगी नहीं भुला पाऊंगा। तभी हमारे ड्राइवर ने, जिसके सफेद लिनन के कवर ने आगे की सीट को पूरी तरह ढक रखा था, हुर्रा बोला और चारों घोड़ों पर अपने लंबे चाबुक को फटकारा। घोड़े सरपट दौड़ने लगे और इस प्रकार हमारी यात्रा की शुरुआत हुई। जल्द ही रास्ते के खूबसूरत दृश्यों की वजह से मेरे मन में विचर रहे भूतहा ख्याल एकदम गधे के सर से सींगों की मानिंद गायब हो चुके थे। यद्यपि मैं अपने सहयात्रियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा अथवा भाषाओं को जानता था, लेकिन फिर भी उनके शब्दों को समझना आसान नहीं था, और नहीं मैं उनको समझना चाहता था। अब हमारे सामने एक हरा भरा ढालू मैदान था, जो कि पूरी तरह वनों और उपवनों से परिपूर्ण था। यत्र तत्र सर्वत्र ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी और उन पर मौजूद वृक्षों के समूह ऐसे शोभायमान थे जैसे कि प्रकृति ने बहुत ही फुर्सत से पहाड़ियों का श्रृंगार किया हो। वहां हर जगह सेब, आड़ू, नाशपाती और चेरी के मनमोहक बगीचे थे, जो पूरे वातावरण को अपनी सुगंध से महका रहे थे। जैसे जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ी, वैसे वैसे दृश्य और ज्यादा मनमोहक होते चले गए। हरे घास के मैदान थे, जो कि वृक्षों के टूटे हुए सूखे पत्तों से अटे पड़े थे। रास्ता भले ही ऊबड़ खाबड़ था, लेकिन हम फिर भी अपनी मंजिल की ओर द्रुत गति से उड़े चले जा रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इतनी जल्दबाजी का मतलब क्या है, लेकिन एक बात तो पक्की थी कि हमारा ड्राइवर बोर्गो दर्रे तक सही समय पर पहुंचने में कोई कोताही नहीं बरतने वाला था। मुझे बताया गया कि यह रास्ता गर्मियों में जितना आसान था, सर्दियों की बर्फबारी में उतना ही मुश्किल था। कारपेथिन्स निवासियों के लिए इनकी मरम्मत न कराना एक पुरानी परंपरा थी, क्योंकि वो लोग सोचते थे कि अगर उन्होंने इन रास्तों की मरम्मत कराई तो विदेशी आक्रमणकारी उनकी सरजमी पर आसानी से हमला कर सकते थे। इन हरी भरी पहाड़ियों से परे गगनचुंबी कारपेथियन पर्वत श्रृंखला के ढलुआ जंगल थे। ये जंगल हमारे दाएं और बाएं दोनों तरफ मौजूद थे। दोपहर के सूर्य की किरणें इन जंगलों से टकराकर माहौल को रंगीन बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती थी। चोटियों की छाया सूर्य की इन किरणों से हल्की बैंगनी प्रतीत हो रही थी, और जहां घास और चट्टानें मिली हुई थी, वहां हरा और भूरा रंग बिखरा पड़ा था। पहाड़ी रास्ते में कई तीखे मोड़ भी थे, जिन पर कमजोर दिल वालों की घिग्गी बंध जाती थी। जैसे ही सूरज ने डूबना शुरू किया, हमने पानी के गिरते झरने देखे, जो कि ऐसे लग रहे थे जैसे कोई पहाड़ों से दूध फैला रहा हो। तभी सर्पीला रास्ता समाप्त हुआ और हम एक पहाड़ी के निचले हिस्से पर पहुंचे,
मेरे एक सहयात्री ने अचानक मेरे हाथ को स्पर्श किया। मैंने चौंक कर उसे देखा तो उसने एक तरफ इशारा किया और कहा, देखो, ईश्वर का सिंहासन। इतना कहकर उसने अपने सीने पर क्रॉस बनाया और एक प्रार्थना सी की। जब मैंने उस तरफ देखा तो पाया कि बर्फ से ढका एक पहाड़ आसमान छूने की शर्त लगाकर निकला था। हम अपनी अंतहीन प्रतीत होती यात्रा पर अग्रसर थे और सूरज हमारे पीछे नीचे और नीचे डूबता ही जा रहा था। शाम की छाया हमारे चारों तरफ फैलती जा रही थी। बर्फ से ढकी चोटियां सूर्यास्त के संसर्ग में आकर शर्म से गुलाबी हो गई थी और ये नजारा मेरी यादों में लंबे समय तक सुरक्षित रहने वाला था। इस रास्ते पर कुछ लोगों का आवागम जारी था, जो कि एक राहत की बात थी। महिलाएं और पुरुष एक पूजा स्थल पर एकत्रित थे और अपनी पूजा में इतने मग्न थे कि हमारे आने पर भी उन्होंने हमको कान नहीं दिए। यहां काफी सारी चीजें मेरे लिए नई थी, जैसे कि पेड़ों पर मौजूद पुआल, बहुतायत में खड़े हुए भोज के पेड़ जिनका सफेद तना हरे पत्तों में चांदी की मानिंद चमक रहा था। बार बार हम विशेष प्रकार की सवारी गाड़ियों, जो कि सड़क की बनावट से मेल खाती हुई सर्पाकार आकृति में बनी हुई थी, को पार करते, जिनमें निश्चित रूप से घर लौटते मजदूर और किसान बैठे हैं थे। जैसे ही शाम गहराई, ठंड बढ़ गई थी और गहराती हुई शाम बलूत बीच और देवदार के वृक्षों को अपनी धुंधली आगोश में समेटने लगी। हम दर्रे की तरफ बढ़ते जा रहे थे और गहरा धुंधल का बर्फीली घाटियों में बढ़ता चला जा रहा था। कभी जब रास्ता देवदार के जंगलों में से गुजरता था, यहां वहां फैला स्याह धुंधल का एक अजीब सा भय जागृत कर देता था। कभी कभी सड़क इतनी ढलुआ हो जाती थी कि ड्राइवर की लाख जल्दी के बावजूद भी घोड़े स्वयं ही मध्यम हो जाते थे। मैंने कुछ देर सड़क पर पैदल चलने की इच्छा व्यक्त की, जिसको कि ड्राइवर ने सिरे से ही नकार दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसने कहा, तुम यहां पैदल नहीं चल सकते, यहां के कुत्ते बहुत खतरनाक हैं। उसने बाकी मुसाफिरों की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर बोला, वैसे भी सोने से पहले तुम्हारे पास ऐसे कई मौके आएंगे। वो केवल तब एक बार रुका जब उसे अपनी गाड़ी में रोशनी करने की जरूरत महसूस हुई। जब अंधेरा ज्यादा गहरा गया, तब यात्रियों की उत्तेजना एकदम बढ़ चली थी और वो ड्राइवर से एक के बाद एक गति को बढ़ाने के लिए कहने लगे। उसने घोड़ों पर अपने लंबे चाबुक से निर्दयता पूर्वक वार किए तथा जोर जोर से चिल्लाकर उनको और तेज चलने को प्रेरित किया। अंधेरा गहराने के साथ ही यात्रियों की उत्तेजना भी बढ़ती चली जा रही थी। ड्राइवर भी पागल हो चुका था और घोड़ों पर अपना चाबुक ताबड़तोड़ बरसा रहा था। गाड़ी समुद्री तूफान में फंसी हुई नाव की तरह इधर उधर झूल रही थी, इसलिए मुझे एक हैंडल को पकड़कर बैठना पड़ा। रास्ता अब ज्यादा समतल हो चला था और गाड़ी भी द्रुत गति से उड़ रही थी। तब पहाड़ हमारे समीप आते हुए प्रतीत हो रहे थे और हम आखिरकार बोर्गो दर्रे में प्रवेश कर रहे थे। एक के बाद एक कई यात्रियों ने मुझे उपहार प्रदान किए। ये उपहार उन्होंने मुझे इतने अपंत्व से सौंपे थे कि मेरा एक भी बार मना करने का दिल नहीं किया। उनको लेते वक्त मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन हर उपहार एक अदद भरोसे, प्रेम संदेश, आशीर्वाद और उसी भय मिश्रित लहजे में दिया गया था जिसको कि मैंने बिस्त्रिस के होटल के बाहर देखा था। वही क्रॉस का निशान, शैतान की बुरी नजरों से बचाने वाला रक्षा कवच। तभी ड्राइवर आगे की ओर झुका और उसके साथ साथ हर यात्री भी घोड़ा गाड़ी के बाहर अंधेरे में उत्सुकतावश झांकने लगे, जो कि इस बात का सबूत था कि कुछ बहुत ही रोमांचक या तो होने वाला है या उसकी उम्मीद की जा रही है। लेकिन मेरे लाख पूछने पर भी किसी भी सहयात्री ने मुझे उसके बारे में लेश मात्र भी नहीं बताया। उत्सुकता की ये घड़ी कुछ ही समय तक बनी रही और आखिरकार हमने देखा कि पूर्व दिशा में दर्रा खुला हुआ था तथा एक रास्ता वहां से होकर गुजर रहा था। काले बादल ऊपर आकाश में तैर रहे थे। हवा कुछ भारी थी, जो कि तूफान के आने का अंदेशा दिला रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पर्वतमाला दो मौसमों का प्रतिनिधित्व कर रही थी,
और अब हमको तूफानी मौसम से गुजरना था। मैं भी अब उस साधन को देख रहा था जो कि ड्रैकुला के कथनानुसार मुझे उसके पास ले जाने वाला था। हर पल अंधेरे में मैं लालटेन का प्रकाश दिखने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन सिवाय अंधेरे के मुझे कुछ और नजर नहीं आता था। प्रकाश का एकमात्र साधन हमारी गाड़ी की लालटेनें थी, जिनकी रोशनी में घोड़ों की नाक से निकलती हुई भाप सफेद बादल के बनने का एहसास दिला रही थी। हम अपने सामने केवल सफेद सड़क को देख पा रहे थे और इस पर किसी अन्य वाहन का कोई नामो निशान नहीं था। मैं सोच ही रहा था कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। तभी ड्राइवर ने अपनी घड़ी देखते हुए अन्य यात्रियों से बहुत ही धीमे स्वर में कुछ कहा, जिसमें से कुछ शब्द ही मेरे पल्ले पड़ पाए। मैंने अंदाजा लगाया कि शायद उसने कहा था तय समय से 1 घंटा पहले। फिर उसने मेरी तरफ घूमकर मुझसे से भी बुरी जर्मन भाषा में कहा, यहां कोई गाड़ी नहीं है। जिन सज्जन की तुमको उम्मीद थी वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। चूंकि वो बुकोविना से आएंगे, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम अपना सफर कल शुरू करो। जब वो मुझसे बात कर रहा था तभी घोड़ों ने हिनहिनाना शुरू कर दिया, इसलिए वो मुझे छोड़कर अपने घोड़ों को सहलाने लगा। तभी गाड़ी सारे यात्रियों की चीखों से भर गई और वे सब अपने सीने पर क्रॉस बनाने लग गए। 4 घोड़ों से जुती एक बग्घी वहां दाखिल हुई और हमारी गाड़ी के बाजू में खड़ी हो गई, अपनी गाड़ी की लालटेनों की रोशनी जो कि सीधी उन पर पड़ रही थी। मैंने देखा कि बग्घी में जुते घोड़े काले और काफी शानदार थे। बग्घी का ड्राइवर एक लंबा आदमी था जिसकी भूरी दाढ़ी काफी लंबी थी और उसके सर पर रखे बड़े काले हैट की वजह से उसका चेहरा देखना मुहाल था। जैसे ही वो हमारी तरफ मुड़ा, लालटेनों की रोशनी में मुझे उसकी चमकीली लाल आंखों की एक झलक मिली। उसने ड्राइवर से कहा, क्या बात है, आज रात जल्दी आ गए। हमारे ड्राइवर ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कांपते स्वर में उत्तर दिया। इन सज्जन को ज्यादा जल्दी थी। जवाब में अजनबी ड्राइवर ने कहा, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो, मुझे सब पता है और मेरे घोड़े भी बहुत तेज दौड़ते हैं। जब वो बोल रहा था तो एक रहस्यमयी मुस्कान उसके होठों पर तैर रही। लालटेन की रोशनी में मुझे उसके सुर्ख होंठ और नुकीले सफेद दांत साफ नजर आए। मेरे एक सहयात्री ने दूसरे के कान में बर्जर की लिखी हुई लेनोरे नामक कविता की एक पंक्ति कही, डेन डाई तोड़तेन रीतेन स्नेल, मृतत्माएं तेजी से सफर करती हैं। अजनबी ड्राइवर ने इन शब्दों को साफ साफ सुना, जिसकी एवज में उसने मेरे सहयात्री की तरफ एक चमकीली मुस्कान फेंकी। उस सहयात्री ने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया और 2 उंगलियों से अपने सीने पर क्रॉस बनाने लगा। मुझे मेरे मेहमान का सामान दो, अजनबी ड्राइवर ने कहा, और बिजली की तेजी से मेरे सारे बैग बग्घी में रखे जा चुके थे। मैं अपनी गाड़ी से उतरकर बग्घी की साइड में पहुंचा। चूंकि बग्घी थोड़ी ऊंची थी, इसलिए अजनबी ड्राइवर ने बग्घी में चढ़ने में मेरी मदद करने हेतु मेरी बाह थामी। उसकी पकड़ बेहद मजबूत थी और उसकी बेमिसाल ताकत को दर्शा रही थी। बिना एक भी शब्द बोले उसने लगाम हिलाई, घोड़े मुड़े और हम दर्रे के अंधेरे में दाखिल हो गए। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि मेरे सारे पुराने सहयात्री अपनी 2 उंगलियों से अपने अपने सीने पर क्रॉस बना रहे थे। तभी मेरे ड्राइवर ने अपना कोड़ा फटकारा और घोड़ों को हुर्राह कहा और हम बुकोविना की तरफ चल पड़े। घोड़े जैसे ही अंधकार में दाखिल हुए, एक अजीब सी ठंड और अकेलेपन के एहसास ने मुझे घेर लिया। वैसे तो मेरे कंधों पर एक कंबल पड़ा हुआ था और पैरों के नीचे एक कालीन भी था, और ये दोनों सर्दी में मुझे थोड़ी बहुत मदद प्रदान करने वाले थे। तभी ड्राइवर ने मुझसे बेहद सधी हुई जर्मन भाषा में कहा, आज सर्दी काफी है महोदय, और मेरे मालिक ड्रैकुला ने मुझे आपका खास ख्याल रखने का निर्देश दिया है। आपकी सीट के नीचे स्लिवोविट्स, उस प्रांत की मशहूर आलू बुखारे की ब्रांडी की एक बोतल रखी है। अगर जरूरत महसूस हो तो आप उसे पी सकते हो। मैंने बोतल को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन उसकी मौजूदगी मेरे दिल को एक सुकून दे रही थी। मेरे मन में ख्याल आ रहे थे कि इस रात्रि यात्रा में इस बोतल की जगह काश कोई और वैकल्पिक व्यवस्था होती।
खैर, हमारी गाड़ी बहुत तेज गति से एक सीधे रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। तभी हमने एक तीखा मोड़ काटा और दूसरे सीधे रास्ते पर आ गए। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम एक ही रास्ते पर बार बार जा रहे हैं, इसलिए मैंने रास्ते पर कुछ निशान चुन लिए। कुछ देर पश्चात मैंने पाया कि मुझे बिल्कुल सही लग रहा था। हम एक ही रास्ते पर घूम रहे थे। जब मैंने इस बाबत ड्राइवर से पूछना चाहा तो एक डर की वजह से मैं उससे पूछ नहीं पाया, और पूछने का कोई फायदा भी नहीं था, क्योंकि अगर ड्राइवर को देर ही करनी थी तो मेरे विरोध करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। जैसे तैसे समय गुजरता ही जा रहा था। मैंने माचिस की एक तीली जलाकर जब घड़ी देखी तो पाया कि आधी रात से कुछ ऊपर का समय हो चुका था। मुझे एक झटका सा लगा, क्योंकि उन लोगों के अंधविश्वास के मुताबिक आधी रात के बाद काली शक्तियों का जोर शुरू हो जाने वाला था। बैठकर इंतजार करने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। तभी सड़क से दूर किसी फार्म हाउस से एक कुत्ते के रोने की आवाज आई। कुत्ता लगातार रोए जा रहा था। उसकी आवाज सुनकर दूर कहीं दूसरे कुत्ते ने भी रोना शुरू किया। फिर किसी तीसरे कुत्ते ने, और यकायक पूरे दर्रे की हवा में कुत्तों के रोने की आवाजें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था कि पूरे देश के सारे कुत्तों में रोने की शर्त लगी हो। माहौल एकदम डरावना हो चुका था। मेरी कल्पनाएं मुझे डरा रही थी। कुत्तों के रुदन से घोड़े बौखला गए थे और भड़क कर पीछे हट गए, लेकिन ड्राइवर ने उनको प्यार से पुचकारा तो वे थोड़े शांत हुए। लेकिन फौरी डर और लगातार दौड़ने की वजह से वे इतनी सर्दी में भी पसीने से लथपथ थे। तभी बहुत दूर से कई पहाड़ों के बीच से एक बहुत बुलंद और तीखी गुर्राहट सुनाई दी, जो कि कुत्तों की गुर्राहट से बिल्कुल ही भिन्न थी। ये भेड़ियों की गुर्राहट थी, जिसने मुझ पर और घोड़ों पर एक सा प्रभाव डाला। मेरा दिल गाड़ी में से कूदने को हुआ, लेकिन कूद न सका, क्योंकि भेड़ियों की आवाज सुनकर घोड़े पहले तो थोड़ा पीछे हटे और फिर इतनी बेतहाशा भागे कि उनको रोकने के लिए ड्राइवर को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। कुछ ही मिनटों में मेरे कानों को उन आवाजों की आदत हो गई, लेकिन घोड़े अभी भी शांत नहीं हुए थे। तभी ड्राइवर गाड़ी से उतरा, घोड़ों के समीप खड़ा हो गया। उसने उन्हें पुचकारा और सहलाया। फिर उनके कानों में न जाने क्या मंत्र फूका कि घोड़े तुरंत ही शांत हो गए। हालांकि वो अब भी बदस्तूर कांप रहे थे। ड्राइवर दोबारा अपनी सीट पर बैठा और उसके लगाम खींचते ही गाड़ी सरपट दौड़ने लगी। इस बार गाड़ी उसी रास्ते पर घूमने की बजाय दाईं तरफ एक संकरे रास्ते पर मुड़ गई। जल्द ही हम दोनों तरफ पेड़ों से घिरे हुए रास्ते से गुजरने लगे। दोनों तरफ के पेड़ों के सिरे एक दूसरे से झुक कर मिले हैं थे और मुझको ऐसा एहसास दिला रहे थे जैसे कि हम एक गुफा से गुजर रहे हों। पेड़ों की श्रृंखला समाप्त होते ही उनकी जगह बड़ी बड़ी चट्टानों ने ले ली। गाड़ी के दोनों तरफ बड़ी बड़ी चट्टानों की एक दीवार थी। हालांकि मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, फिर भी हवा की साय मुझे साफ सुनाई दे रही थी। चट्टानों से टकराकर हवा कभी सीटी सी बजाती तो कभी पेड़ों के पत्तों से टकराकर एक कर्कश ध्वनि उत्पन्न करती। ठंड लगातार बढ़ती चली जा रही थी और उसी समय बर्फ भी गिरना शुरू हो गई। हम और हमारे आसपास की सारी चीजों पर बर्फ की एक सफेद चादर बिछ चुकी थी। कुछ देर पहले हवा में जो कुत्तों के रोने की आवाजें घुली हुई थी, वो हमारे दूर निकल आने की वजह से अब मध्यम पड़ चुकी थी। लेकिन भेड़ियों के गुर्राने की आवाजें नजदीक और नजदीक आती चली जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे हमारे चारों ओर से हमको घेर रहे थे। मेरे पूरे जिस्म में भय की एक लहर दौड़ गई और घोड़ों ने भी मेरा साथ दिया। अलबत्ता ड्राइवर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो तो बस कभी अपनी गर्दन मोड़कर दाएं तो कभी बाएं देख लेता था, जबकि उस स्याह अंधेरे में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक थोड़ी दूर अपनी बाईं तरफ मुझे एक मध्यम नीली लौ लहराती दिखाई दी। उसी क्षण ड्राइवर की नजर भी उस लौ पर गई। उसने तुरंत गाड़ी रोकी और कूदकर अंधेरे में कहीं गुम हो गया। मेरी समझ में नहीं आया कि इस मौके पर मुझे क्या करना चाहिए, और इधर भेड़ियों की आवाजें भी निकट आती जा रही थी। मेरे आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही जब मैंने देखा कि ड्राइवर अंधेरे से यकायक प्रकट हो गया और बिना
एक भी शब्द बोले वो तुरंत अपनी सीट पर बैठ गया। हमारी यात्रा फिर से शुरू हो गई थी। एक बार तो नीली लॉ इतनी नजदीक दिखाई दी कि उसकी हल्की रोशनी में मैं ड्राइवर की हरकत को भी साफ तौर पर देख सकता था। लॉ बहुत मध्यम थी क्योंकि उसके आसपास कोई जगमग नहीं हो रही थी। वो तुरंत उतरकर लॉ के नजदीक गया और जमीन से कुछ पत्थर उठाकर उसने उस लॉ के चारों तरफ एक घेरा सा बना दिया। एक बार तो एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। जब एक समय ड्राइवर मेरे और लॉ के बीच खड़ा हुआ था, तब वो लॉ मुझे उसके शरीर के पार दिखाई दी, जैसे कि ड्राइवर का शरीर पारदर्शी था। इस दृश्य ने मुझे अचंभित कर दिया, लेकिन ये दृश्य क्षणिक था। मैंने सोचा कि मेरी नजरों को अंधेरे की वजह से कोई धोखा हुआ था। फिर कुछ समय तक नीली लॉ का कहीं कोई अतापता नहीं रहा और हम अंधेरे को चीरकर आगे बढ़ते रहे, लेकिन भेड़ियों की आवाजों ने हमारा अब भी पीछा नहीं छोड़ा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो हमारी गाड़ी का निरंतर पीछा कर रहे थे। एक समय ऐसा भी आया जब ड्राइवर नीली लॉ के पीछे काफी दूर तक निकल गया और काफी देर तक वापस ही नहीं लौटा। उसकी अनुपस्थिति में घोड़े बहुत बुरी तरह कांप रहे थे और डर की वजह से बहुत तेज आवाज में हिनहिना रहे थे। मुझे इसका कोई कारण समझ नहीं आया क्योंकि भेड़ियों की आवाजें अब पूरी तरह शांत हो गई थी। लेकिन तभी काले बादल के एक टुकड़े को चीरकर चट्टानों पर खड़े ऊंचे देवदार के वृक्षों के पीछे चांद अपने पूरे शबाब पर बाहर झांकने लगा और इसकी रोशनी में मैंने देखा कि असंख्य भेड़ियों का एक झुंड हमको चारों तरफ से घेरे हुए खड़ा है। चांद की रोशनी में उनके खुले मुंह में मौजूद उनके लंबे सफेद दांत, लपलपाती लाल जीभ और कंधों पर मौजूद लंबे भूरे बाल काफी भयानक लग रहे थे। रात के अंधेरे और सन्नाटे में वो और भी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। डर और घबराहट की वजह से मेरा पूरा जिस्म सुन्न पड़ गया। कोई भी इंसान भय और आतंक की सच्चे अर्थों में अनुभूति तभी कर सकता है जब वो मेरी तरह मौत से रूबरू हो। अचानक सारे भेड़ियों ने संवेद स्वर में हुंकार भरी। ये शायद चांद की चांदनी का असर था। अचानक घोड़े हिनहिनाए और अपने पिछले पैरों पर खड़े हो गए। घोड़ों की आंखों में भी डर साफ नजर आ रहा था, लेकिन बचने और भागने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी क्योंकि भेड़ियों ने हमको चारों तरफ से घेर रखा था। मैंने चिल्लाकर ड्राइवर को पुकारा क्योंकि मुझे लग रहा था कि हमारे बचने का केवल एक ही तरीका है कि हम कैसे भी उस घेरे को तोड़कर वहां से भाग निकले। मैं दोबारा चिल्लाया और अब की बार मैंने गाड़ी की एक साइड को पीटकर कुछ आवाज भी की ताकि उस आवाज को सुनकर भेड़िए थोड़ा डर जाएं और उनका घेरा टूट जाए, जिससे ड्राइवर को गाड़ी तक आने में मदद मिल सके। मुझे नहीं पता कि वो वहां कैसे और कहां से आया। मैंने तो बस उसकी आवाज सुनी थी। वो एक रिंग मास्टर की तरह भेड़ियों को कोई निर्देश दे रहा था। जब मैंने आवाज की दिशा में देखा तो उसे वही सड़क के किनारे खड़ा पाया। उसने अपनी भुजाओं को आड़ा तिरछा घुमाया जैसे कि वो किसी अदृश्य वस्तु को हवा में से हटा रहा हो, और सारे भेड़िए पालतू जानवरों की मानिंद पीछे हट गए। उसी समय एक बड़े से बादल के टुकड़े ने चांद को अपनी आगोश में छिपा लिया और हम एक बार फिर अंधेरे की चादर में सिमट गए। कुछ समय बाद जब मेरी आंखें अंधेरे में देखने लायक हुई तो मैंने देखा कि ड्राइवर बग्घी में चल रहा था और भेड़ियों का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। ये सब इतना अद्भुत और अविश्वसनीय था कि डर से मेरी घिघी बंधी हुई थी और डर की वजह से मैं बोलने और हिलने में भी असमर्थ था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे थे, समय गुजरता चला जा रहा था। चांद भी पूरी तरह बादलों की गिरफ्त में था, जिससे चहुओर अंधकार व्याप्त था। कभी हम चढ़ाई पर होते और कभी हम ढलान पर नीचे उतर रहे होते, परंतु अपनी आगे की अपनी यात्रा के अधिकांश हिस्से में हम चढ़ाई पर ही रहे थे। मैं अपने विचारों में खोया हुआ रास्ते की घटनाओं के बारे में सोच रहा था। अचानक मेरे विचारों की श्रृंखला टूटी और मुझे होश आया तो मैंने पाया कि ड्राइवर एक विशाल जर्जर महल के अहाते में अपने घोड़ों को बांध रहा था। महल की खिड़कियों में से रोशनी की कहीं कोई झलक नहीं मिल पा रही थी। महल की टूटी चारदीवारी उसके सुनसान होने की चुगली कर रही थी।
आखिरकार मेरी मंजिल आ ही गई थी। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए नीचे दिख रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन का जल्दी से रंग बदल दो, जिससे मुझे ऐसी ही और कहानियां लाने का मोटिवेशन मिल सके। और साथ ही कमेंट में बताओ आपको और कौन सी कहानी सुननी है हमारे चैनल पर। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलता हूं इसके अगले भाग किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।